जय हिंद मेरे दोस्तों, आपको अपने सी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 10th के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 यानी कि तत्वों के आवर्त सारणी के बारे में बताएंगे। तो देखिए क्या है इस चैप्टर में। तो पहले तो ये देखिए कि हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं ना, वो फिर तत्व, मिश्रित और यौगिक कथित है। तो देखिए हमारे आसपास जितने भी तत्व हैं और मिश्रण यौगिक जो है के रूप में ही उपस्थित होता है। आसपास जो पदार्थ है वो तत्व, मिश्रण और यौगिक के रूप में। तत्व क्या है कि तत्व जो है ऐसे पदार्थ है जो एक ही प्रकार के अणु को मिलकर बनते हैं। जैसे सोडियम, इसमें कोई मिलावट नहीं है। सोना, इसमें कोई मिलावट नहीं है। मैग्नीशियम, इसमें कोई मिलावट नहीं है। यानी कि ये ऐसा पदार्थ है जो कोई भी अणु एक ही प्रकार के अणु से मिलकर बनता है। इसमें कोई भी अणु जो है मिश्रित नहीं है। और अभी तक कितने 118 तत्व का ही ज्ञात हुआ है, यानी कि जानकारी मिली है। देखिए वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो वर्गीकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि तत्व को सुनिश्चित ढंग से पढ़ने के लिए और इसको अध्ययन करने के लिए आसान बनाने के लिए वर्गीकृत किया गया। यानी कि कोई भी चीज़ को देखिए, आपको अगर पढ़ना है या कोई भी किताब को बुक चूज करना है तो आपको उसको सही ढंग से रखना होगा, तब आप जाकर वो बुक निकाल सकते हैं। लाइब्रेरी क्यों होती है? क्योंकि उस पर सभी तरह की बुक सभी अलग अलग जगह में होता है ताकि उसको ढूंढने में आसानी हो। उसी तरह तत्वों का भी सही ढंग से पढ़ने के लिए और अध्ययन करने के लिए इसको वर्गीकृत किया गया। पहले तो ये देखिए कि डायबोराइनर की ट्रिक। डायबोराइनर एक है वैज्ञानिक जिन्होंने लिख दिया था कि इस तरह हम तत्व को रखते हैं, आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो इस ट्रिक में क्या कहते हैं कि जब तत्वों के यौगिक बढ़ते हुए परमाणु के भार के अनुसार क्रम में लगाया जाए तो 3 तत्वों का समूह प्राप्त होता है। यानी कि इस ट्रिक में क्या है कि तत्व जो है वो बढ़ते हुए परमाणु का भार के अनुसार, यानी परमाणु का भार जो है वो बढ़ते क्रम में लगाया जाए ताकि ये और 3 क्रम में प्राप्त होता है। यानी कि उसके भार जो बढ़ है उसके भार के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाया और यह जो क्रम है वो 3 समूह में प्राप्त हुआ। इसी को ये डायबोराइनर ट्रिक कहा गया। और ट्रिक के माध्यम से तत्वों का अन्य 2 तत्वों का परमाणु भार का माध्य होता है। यानी 2 परमाणुओं भार का माध्य होता है, यानी बीच होता है। अब देखिए उदाहरण के तौर पर कैल्शियम और एस्ट्रीशियम और बेरियम, इसका परमाणु भार है 40.1, 87.6 और 137.3। तो उस समय तक ज्ञात तत्व केवल 3 ट्रिक ही ज्ञात कर सकते थे कि ये इसके अंदर है तो ये होगा, इसके बीच में है तो ये, और इसके बाद तो है। तो डायबोरियन की ट्रिक होता है कि देखिए लिथियम कैल्शियम और ब्रोमीन, और कैल्शियम ब्रोमीन और आयोडीन को एक जगह रखा है और लिथियम और सोडियम पोटेशियम को एक जगह रखा है और केरियम और सीरियम और ब्रोमीन बेरियम को एक जगह रखा है। तो देखिए इसके आधार पर CaSrBa, यानी कि इसको अलग, इससे जो छोटा है वो इधर होगा, इससे जो है बड़ा इधर होगा, इससे बड़ा वाला इधर, देखिए इससे छोटा इधर, इससे छोटा इधर, इससे छोटा इधर, इससे छोटा, यानी कि भार के आधार पर इसको अलग किया गया। अब फिर देखिए कि दूसरा वैज्ञानिक आया है कि न्यूलैंडस अस्टक। इन्होंने अस्टक सिद्धांत के आधार पर किया कि बढ़ते हुए परमाणु को व्यवस्थित रूप में प्रत्येक को 8 तत्व के गुणों
को पहले तत्व के समान थे, यानी कि 8 तत्व का गुण पहले गुणों के समान थे। तो ये अष्टक तत्व हो गया, यानी 8 भागों में बात होता है। देखिए, इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की गई और इसीलिए अष्टक सिद्धांत कहा गया, यानी कि सा रे गामा उसी के आधार पर इसको बैठाया गया। तो लिथियम और सोडियम धातु का जो है वो गुण एक है। तो यह नियम जो है केवल कैल्शियम धातु हल्के धातु तक लागू होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। और नए तत्वों के गुण जो है इस सारणी से मेल नहीं खाते, और नए जो तत्व है उसका मेल नहीं खाता है। यानी कि सभी वैज्ञानिक आए, अपना अपना दिए, तो दूसरा वैज्ञानिक जब बाद में आते हैं तो वो पिछले वैज्ञानिक को वो गलत साबित करके अपना सिद्धांत देते हैं। उसी प्रक्रिया चल रही है अभी। सेकंड वैज्ञानिक आए हैं और खाते हैं। तो देखिए, सारणी के तत्वों को समंजित करने के लिए न केवल 2 तत्व को एक साथ रखा, बल्कि वो असमान गुणों वाले को कोई समानता नहीं थी, एक स्थान में भी रख दिया। देखिए, सा रे गा मा पा धा नी। तो सा में क्या रखा है? हाइड्रोजन, फेरियम, क्लोरीन, ये सब। और रे में लिथियम, बीरियम, ये सब ऐसे करके ये सजा दिया था। अब फिर देखिए कि मेंडलीफ जो की आवर्त सारणी जो है ये फिर आया। तत्वों के भौतिक गुणों, मेंडलीफ जो है तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों के आवर्त फलन है, यानी कि परमाणु के द्रव्यमानों के आवर्त फलन, भौतिक और रासायनिक। मेंडलीफ के आवर्त सारणी जो है वो रासायनिक गुणों के आधार पर है, और इसके 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ, और जिनमें समूह ऊर्ध्वाधर स्तंभ को समूह कहते हैं, और 7 क्षैतिज प्रकृति को आवर्त कहते हैं। तो ये आपको पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में, समूह किसको बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर से नीचे की ओर, और क्षैतिज जो बाएं से दाएं की ओर जाती है उसको क्या बोलते हैं? आवर्त। मेंडलीफ के आवर्त सारणी की उपलब्धियां जो है ये देखिए कि अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े। ये मेंडलीफ जो वैज्ञानिक आए थे तो इन्होंने क्या किया था कि उन सब को पीछे छोड़कर इन्होंने ये अपना सिद्धांत दिया था कि अज्ञात तत्वों को वो जगह छोड़ दिया था, अज्ञात तत्वों के लिए जगह छोड़ दिया था कि आएगा तो यहाँ होगा। जैसे कि देखिए, एस्केडियम, गैलियम और जर्मेनियम, ये जो सब जो है स्थान छोड़ दिया था इसके लिए। और समान गुणधर्म वाले को एक साथ मिलाकर और पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना अक्रिय गैसों का पता लगाने पर इन्हें अलग समूह में रखा, यानी कि अक्रिय गैस को अलग समूह में रख दिया था। ठीक है। और देखिए, इसकी सीमाएं जो है, यानी कि आपको पूछ सकता है इसकी सीमा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की सीमा क्या है? तो सीमा इसकी देखिए कि समस्थानिक की स्थिति स्पष्ट नहीं किया, इसमें समस्थानिक यानी समान स्थान को स्पष्ट नहीं हुआ। हाइड्रोजन का स्थान निश्चित ना होना, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं होगा। और कुछ तत्वों का परमाणु जो द्रव्यमान के अनुसार अनुचित क्रम है, यानी कि एक जैसा नहीं है। जैसे देखिए, मेंडलीफ की आवर्त सारणी, हम आपको तो ऐसे नहीं, आप ऐसे देख सकते हैं। देखिए, ये तो उल्टा है, यानी आपको 1 मिनट हम आपको दिखा देते हैं। शायद ऐसी तो नहीं होगी। जैसे हम आपको ये हॉरिजॉन्टल करके दिखाते हैं, लेकिन देखिए नहीं होगी। तो ये ग्रुप है, प्रथम ग्रुप, सेकंड द्वितीय, चौथा में जो है वो द्वितीय ग्रुप की श्रेणी, पांचवा जो प्रथम इसी का। ठीक है। और ये जो है ऑक्साइड हाइड्रो आवर्त सारणी। ठीक है। देखिए, इसका द्रव्यमान और भार के आधार पर भी दिया है। जैसे देखिए, यहाँ से ये दिया है, फिर ये 2 है गायब करके, और ये जो है आप दिख रहे हैं कि ये आवर्त है।
और ये समूह है, ये समूह है और ऐसी वाला आवर्त। ठीक है, ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा या किसी भी यूट्यूब पर आप जाकर देख सकते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो द्रव्यमान की तुलना व परमाणु संख्या के आधार पर गुणधर्म है। ये परमाणु संख्या के आधार पर दिया है और आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों का गुणधर्म उसकी परमाणु संख्या जो है फलन होते, आवर्त फलन होते। जैसे देखिए, एक मिनट, हाँ, टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं और अधातुओं को अलग करती है, ये आपको यहाँ दर्शाया गया है। ये है समूह की संख्या और ये है धातु, उपधातु और धातु। तो ये देखिए, दिख रहा होगा आपको। यस, ये दो खाली है, ये अभी तत्व का पता नहीं लगा। ठीक है, अब देखिए मेंडलीफ के आवर्त सारणी का दोष क्या क्या। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार आवर्त सारणी द्वारा दूर हो गए। तो देखिए, समस्थानिक की स्थिति स्पष्ट की गई, समान यानी कि परमाणु संख्या समान वाले को एक स्थान रखा गया। कोबाल्ट जिसकी संख्या 27 थी और निकल परमाणु संख्या 28 से पहले आ गए। और परमाणु संख्या जो सदैव पूर्ण संख्या होती थी वो हाइड्रोजन हीलियम के बीच कोई तत्व नहीं आए। ठीक है, उनके मेंडलीफ के अनुसार। और परमाणु संख्या जो है वो जेड से निरूपित किया जाता है और परमाणु संख्या के केंद्र में पाए जाने वाले जितने भी प्रोटॉन हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ऊर्ध्व स्तंभ आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार, जिसे समूह कहते हैं। और 7 है वो क्षैतिज यानी आवर्त कहते हैं। ठीक है, और किसी भी आवर्त में पाए जाने वाले सभी तत्व कोषों की संख्या समान होती है, जैसे 21, 22, 23, 24, 25 ऐसे होती है। ठीक है, ये जो है ये 22, 22 ये कोषों की संख्या समान होती है। एक समूह के सभी तत्व जो है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। एक तत्व के सभी तत्वों का संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या समान होती है। देखिए, समान है ना। ठीक है, सभी तत्वों का संयोजी इलेक्ट्रॉन एक होता है, एक समान होता है। सभी तत्वों का संयोजी इलेक्ट्रॉन एक होता है। ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा और पूछ सकता है, आप याद रखिएगा। समूह के नीचे जाने वाले कोषों की संख्या बढ़ता है। समूह जो है जितना नीचे जाएगा उतनी कोषों की संख्या बढ़ेगी, जैसे 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, और किसी विशेष आवर्त में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या के आधार पर निर्भर करती है कि किस प्रकार का इलेक्ट्रॉन किस कोषों में बढ़ेगा। ठीक है, तत्वों की संख्या और विभिन्न कोषों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो आधार पर आवर्त के तत्वों की संख्या बता देता है। किसी कोषों के इलेक्ट्रॉन को अधिकतम संख्या 2n², अगर कोषों की संख्या निकालना हो तो 2n² निरूपित किया जाता है। और इसे देखिए, जहाँ n जो है दिए गए कोषों की संख्या को दर्शाता है। जैसे देखिए, यानी कोषों की संख्या अगर n ले लेंगे, k में कोषों की संख्या n तो 2n²। 2 आवर्त सारणी के प्रथम में 2 तत्व होते हैं और l यानी कि 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 या 4 दूना 8 यानी कि 8 तत्व प्रथम आवर्त सारणी में 2 तत्व। ठीक है,
आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति जो है रासायनिक क्रियाशील को बताती है, और संयोजकता जो इलेक्ट्रॉन है वो दोबारा तत्व द्वारा निर्मित आबंध के प्रारूप यानी संख्या पर आधारित होता है। तो थैंक यू, जय हिंद। अगर आप मेरे पिछले वीडियो को देखना चाहते हैं तो वो आप आई बटन पर टिप सकते हैं और प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, और पीडीएफ के लिए हमारे चैनल को जाएंगे और अबाउट सेक्शन में जाकर और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और इस पर हमारे चैनल के द्वारा एक वीडियो भी बनाया गया है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।